बैंगलोर से लद्दाख रोड ट्रिप में कितना खर्च पड़ा, होटल कैसे बुक करते हैं, पहले से प्लान रहता है या अचानक से आप होटल बुक कर लेते हैं। इज लद्दाख डूएबल बाय ए नॉर्मल व्हीकल और वी नीड 4x4? हाउ डू यू मैनेज योर ऑफिस? परमिट आप कैसे लेंगे और परमिट का क्या खर्च पड़ेगा, ऑफलाइन मिलेगा या ऑनलाइन मिलेगा? जब हम लेह लद्दाख ट्रैवल करेंगे तो साथ में हमको ऑक्सीजन सिलेंडर रखना है कि नहीं, साथ में कोई मेडिसिन रखना है कि नहीं? क्या ये ट्रिप स्पॉन्सर्ड है? तो आंसर है यस, इट वॉज स्पॉन्सर्ड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो हमारे बेंगलोर टू लद्दाख रोड ट्रिप का कंप्लीट डिटेल वीडियो होगा, जिसमें कि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं कि बेंगलोर से लद्दाख का जो रोड ट्रिप है उस पर कितना खर्च पड़ा, किस व्हीकल से हम जा सकते हैं, रहने के लिए क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं, कैसे हम बुकिंग करेंगे, किस तरह का व्हीकल हम लेके जा सकते हैं, खाने के लिए क्या ऑप्शंस है, लेह में अगर रुकना हो तो कितने दिन का प्लान करें, कहाँ रुके, इंटरनेट की फैसिलिटी क्या है, ऑफिस वर्क साथ में कर सकते हैं कि नहीं, और ट्रैवल का प्लान कैसे करेंगे, परमिट का कॉस्ट कितना है और कहाँ कहाँ हम रुकेंगे जहाँ पे कि हमको ईजिली खाना मिल जाए। तो इस पूरे वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, ताकि आप फ्यूचर में बेंगलोर टू लद्दाख रोड ट्रिप कर सके जैसे कि हमने अचीव किया। इस पूरे जर्नी में हमने 36 डेज़ लगाए, जिसमें हमने 9200 किलोमीटर्स कवर किए, और पूरे ट्रिप का जो टोटल एक्सपेंस रहेगा वो ब्रेक करते हुए आपको हम देते रहेंगे, ताकि आप भी एक एस्टिमेट बना सके कि अगर आप सेम रूट या सेम प्लान आप अगर कर रहे हैं तो आपको टोटल खर्च कितना आएगा और आप कैसे प्लान कर सकते हैं। तो हमने अगस्त के महीने में बेंगलोर से अपना रोड ट्रिप स्टार्ट किया था। हम बेंगलोर से नागपुर होते हुए आगरा पहुंचे थे, और आगरा से फिर हम अमृतसर होते हुए श्रीनगर पहुंचे, और फिर श्रीनगर से हम कारगिल होते हुए लेह पहुंचे, और लेह पे हम फिर कुछ दिन वहाँ पे रुके, अपने बॉडी को वहाँ पे क्लाइमेट के हिसाब से एडजस्ट किया। फिर वहाँ से हम नुब्रा वैली के लिए निकल गए, जहाँ पे कि हमने हुंडर, टुरतुक और लास्ट विलेज ऑफ इंडिया थांग एक्सप्लोर किया। फिर हम रिटर्न आए और हमको सियाचिन बेस कैंप जाने का मन था, लेकिन उस समय BRO का रोड पे काम चल रहा था, तो इसलिए रोड क्लोज थी। तो हम फिर वहाँ से लेह वापस आ गए, और फिर लेह से हम हानले गए। हानले से हम उमलिंगला जाने के लिए ट्राई किए, लेकिन उमलिंगला पे स्नो था, इसलिए हम उमलिंगला नहीं जा पाए, और हम नूरबुरी टॉप से वापस आ गए, और वहाँ से फिर हम सो मुरुरी लेक गए, और फिर वहाँ से पैंगोंग होते हुए लेह आए, और लेह से फिर कारगिल होते हुए, श्रीनगर होते हुए, पठानकोट होते हुए NH-44 कनेक्ट किया, और फिर सेम रूट होते हुए आगरा होते हुए एक्सप्रेस हाईवे हमने लिया, कोटा से रतलाम होते हुए औरंगाबाद, और फिर NH-48 लेते हुए हम बेंगलोर पहुंचे। तो पूरे जर्नी में हमने 9200 किलोमीटर्स कवर किए, जिसको 36 डेज़ हमको लगे। तो आपने पूछा था कि हम लद्दाख कैसे जा सकते हैं, बाइक से या कार से? तो देखिए, वो आपके ऊपर है। आप बाइक से भी प्लान कर सकते हैं और कार से भी प्लान कर सकते हैं, दोनों अचीवेबल है। कार के लिए भी हमारा ये परसेप्शन रहता है कि 4x4 होना चाहिए, तो वैसा कुछ नहीं है। हमने बलेनो में वो अचीव किया है। यहाँ तक कि हमने लद्दाख में देखा कि नैनो से लद्दाख आए हुए हैं लोग, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, तो वो भी अचीव आप कर सकते हैं, वो भी कोई बड़ा टारगेट नहीं है। बाइक तो आप इजीली ही प्लान करें, लेकिन फ्यूल आप सफिशिएंट रख लें। अभी लेह में पेट्रोल पंप्स हर जगह पे आपको मिल जाएंगे। खरदुंगला में के बाद आपको मिल जाएगा, आप जैसे ही पैंगोंग से निकलेंगे चांगला से पहले आपको मिल जाएगा। फिर हानले में भी आपको लास्ट पेट्रोल पंप मिलेगा, हानले एंटर करने से पहले, लोमा में। और फिर हानले में भी आप जिस होटल पे रुकेंगे वहाँ पे भी आपको पेट्रोल इजी मिल जाएगा। तो आप साथ में अगर आप जेरिकेन कैरी कर रहे हैं तो आपको पेट्रोल का कोई इशू नहीं होगा। और अगर कार लेके जा रहे हैं तो एनी हाउ आप 30 लीटर 40 लीटर तो आप इजीली फिट करेंगे, और आपको पेट्रोल का कहीं इशू नहीं होगा। तो पूरे जर्नी में हमने 9200 किलोमीटर कवर किया। हमारे बलेनो ने 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो 9000 किलोमीटर्स के लिए हमने 45 लीटर का फ्यूल लिया, और एवरेज अगर पकड़े 100 रुपीज़ के आसपास, तो 45,000 रुपीज़ का पूरा फ्यूल लिया व्हीकल ने। अगर टोल का बात करें तो जाते वक्त हमारे पास एनुअल टोल नहीं था, क्योंकि उस समय तक लॉन्च नहीं हुआ था, तो हम जाते वक्त लेह तक टोल पे करते गए। रिटर्न टाइम में हमने एनुअल पास ले लिया, जिससे कि सारा टोल उसमें कवर हो गया। तो टोटल टोल का खर्च हमारा 9,000 के आसपास पड़ा, जिसमें कि 3,000 एनुअल टोल पास था, और बाकी का 6,000 6,000
बैंगलोर टू ले पहुंचने में जो टोल पे लगा वो खर्च था। तो आपने क्वेश्चन पूछा था कि बैंगलोर से लद्दाख जाने के लिए क्या रूट फॉलो करेंगे। तो देखिए, बैंगलोर से लद्दाख जाने के लिए आप NH44 ही रखेंगे। बैंगलोर से आप स्टार्ट करेंगे, आप नागपुर टारगेट करेंगे फर्स्ट डे पे, 1100 किलोमीटर के आसपास है, जो कि ईजिली आप फर्स्ट डे के ड्राइव में कवर कर सकते हैं। और वहाँ से आप आगरा के लिए सेकंड डे निकल जाएंगे, जो कि अगेन 1000 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन वो पैच बहुत ख़राब है। आगरा पहुँचने के लिए आप एक और रूट ले सकते हैं। आप NH44 ना लेके आप NH48 लेंगे और औरंगाबाद से होते हुए एक्सप्रेस हाईवे कनेक्ट करेंगे। एक्सप्रेस हाईवे कनेक्ट करने के लिए आप रतलाम से आप एक्सप्रेस हाईवे लेंगे और फिर वहाँ से आप आगरा पहुँचेंगे। आगरा से फिर आप NH44 कनेक्ट कर जाएंगे और यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए आउटर पेरिफेरल रिंग रोड होते हुए आप अमृतसर पहुँचेंगे, अगर आप अमृतसर जाना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप NH44 ही पकड़ के पठानकोट तक जाएंगे और पठानकोट से फिर आप श्रीनगर होते हुए, कारगिल होते हुए ले तक जाएंगे। और ले में आप अपना बेस बनाएंगे और ले से आप जो भी लोकेशंस हैं, नुब्रा वैली हो गया, पैंगोंग हो गया, हानले हो गया और सो मोरोरी हो गया, ऑफबीट अगर आप कवर करना चाहते हैं तो वो एक्सप्लोर करेंगे। और करते हुए फिर आप मनाली होते हुए सेम रूट से आगरा पहुंचेंगे और फिर आप आगरा होते हुए बैंगलोर रिटर्न करेंगे। आपने पूछा था कि हम होटल कैसे बुक करते हैं, पहले से प्लान रहता है या अचानक से आप होटल बुक कर लेते हैं। तो देखिए, पहला दिन का जो प्लान रहता है वो ऑलमोस्ट फिक्स रहता है। ऑन द वे पे हम कहाँ कहाँ रुकेंगे वो नोडल पॉइंट जो है वो पहले से प्लान कर लेते हैं और उसके बाद कुछ सिलेक्टिव होटल्स पहले से मेंटेन कर लेते हैं, पहले से नोट डाउन कर लेते हैं, ताकि लास्ट मोमेंट पे ऑन द वे पे ढूंढना ना पड़े। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जब भी ट्रैवल कर रहे हैं, गूगल पे आप इजीली होटल्स के डिटेल मारें तो सारा लोकेशंस आपको दिखा देगा उस सिटी के बीच में कितना है। और आप कोशिश करें हाईवे के पास रहे, ताकि हाईवे से फिर से आप नेक्स्ट डे के ट्रैवल के लिए आप इजीली निकल सकें। कुछ होटल्स हम पहले से फिक्स करते हैं कि इस जगह रुकेंगे, और नहीं तो फिर कितना डिस्टेंस हम कवर कर सकते हैं उस दिन के ड्राइव के बाद, और उस हिसाब से हम उस जगह पे होटल बुक करते हैं। तो बहुत सारे ऐप पे कर लेते हैं, कभी कभी गूगल पे जाते हैं, कभी एयरबीएनबी लेते हैं, कभी मेक माई ट्रिप पे, कभी यात्रा.com पे। तो जहाँ पे भी चीपर मिल जाए अपने बजट के हिसाब से, उस हिसाब से हम होटल बुक कर लेते हैं। प्लान कैसे करेंगे इस ट्रिप के लिए? तो ले पे आप बेस करेंगे और होते हुए फिर आप वहाँ से नुब्रा जाएंगे। नुब्रा में आप हुंदर, दिस्कित होते हुए तुर्तुक पहुँचेंगे, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया जो कि थांग, वहाँ जाएंगे। और वहाँ से फिर आप वापस आते हुए सियाचिन बेस कैंप जाएंगे और फिर वहाँ से आप चाहे तो ले वापस आ सकते हैं, और ले या तो आप ले से या रिटर्न टाइम पे आप नुब्रा से सीधा पैंगोंग जा सकते हैं, और पैंगोंग से होते हुए आप हानले पहुँचेंगे। हानले पहुँचने के बाद उमलिंगला पास के लिए आप नेक्स्ट डे रखेंगे, और फिर उमलिंगला होते हुए आप फिर सो मोरोरी पहुँचेंगे, और सो मोरोरी से फिर आप डिब्रिंग होते हुए घाटा लूप्स होते हुए मनाली पहुँचेंगे। जब आप ले पहुँचेंगे तो कम से कम 2 से 3 दिन का आप टाइम रखें, जबकि आप वहाँ पे क्लाइमेट के साथ सेटल हो जाए, EMS आपको हिट ना करे। तो 2 से 3 दिन आप मिनिमम रखें, और उस 2 से 3 दिन में आप चाहे तो ले एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि आप ले जो है वो लो अल्टीट्यूड पे है। और उसके बाद जब आप उमलिंगला, खुरदुंगला, नुब्रा, चांगला, ये सारे जब आप एक्सप्लोर करेंगे तब आप इजीली 16, 17,000, 18,000, 19,000 फीट तक चले जाएंगे, और ले जो कि 10,000 फीट पे है। तो आप 7,000 to 8,000 फीट ऊपर चढ़ेंगे तो AMS हिट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो आप प्लान आप ऐसा करें कि आप जब बाई रोड जा रहे हैं तो आप श्रीनगर होते हुए, कारगिल होते हुए ले पहुंचिए, ताकि ऑल्टीट्यूड धीरे धीरे बढ़ेगा, और रिटर्न टाइम पे आप सारा कुछ देख के मनाली होके निकले। क्योंकि आप अगर मनाली से एंटर करेंगे, मनाली से आप जब घाटा लूप पहुंचेंगे ऑल्टीट्यूड बहुत जल्दी राइज कर जाता है और AMS हिट करने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप इस तरह से अपना प्लान डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ले में आप जो रुकेंगे तो ले पे जितना भी लोकेशंस है, जो भी लोकेशंस है, आप वो लोकल साइट सीइंग कर लेंगे वहाँ पे, और उसके बाद नुब्रा होते हुए, सियाचिन बेस कैंप होते हुए, पैंगोंग होते हुए, हानले होते हुए उमलिंगला जाएंगे, और उमलिंगला से फिर आप सो मोरोरी होते हुए, सोकर होते हुए, पुगा वैली होते हुए आप डिब्रिंग पहुँचेंगे, और डिब्रिंग से फिर आप NH3 लेते हुए आप मनाली पहुँच जाएंगे, और फिर ऑन द वे फिर डायरेक्टली फिर आप NH44 कनेक्ट करेंगे, और होते हुए फिर आप बैंगलोर के लिए आगे बढ़ जाएंगे।
टोटल ट्रैवल टाइम, तो देखिए हमने जो ट्रैवल टाइम रखा था वो 36 डेज़ का लगा हमें। 9200 किलोमीटर्स हमने ड्राइव किया इस पूरे जर्नी में। तो प्लान कुछ इस तरह से किया था कि हम बीच बीच में कहीं पे रुक के काम करेंगे ऑफिस वर्क, और उसके बाद फिर जो हॉलीडेज़ रहेगा या जिस दिन हम ऑफ ले रहे हैं उस दिन हम मेन ट्रैवल रखेंगे या लोकेशन एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद फिर हम दूसरे दिन बैठ के ऑफिस का काम करेंगे। तो इस तरह का कुछ हमने प्लान बनाया था। तो इसमें हमें 36 डेज लग गए। एनी इशू विद बलेनो? तो आंसर है नो। हमें कहीं ऐसा नहीं लगा कि बलेनो स्ट्रगल कर रहा हो या किसी हाई ऑल्टीट्यूड पे चढ़ ना पा रहा हो थ्रू आउट द जर्नी, चाहे वो प्लेन्स में हो चाहे वो माउंटेन्स में हो। यहाँ तक कि जब हम रिटर्न आ रहे थे पीर की गली होते हुए, रजौरी पूंछ होते हुए, तब भी बलेनो ने इतने ऑफ रोड पे भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। यहाँ तक कि हम जब नोरबुरे टॉप गए जहाँ पे कि पूरा स्नो था, वहाँ पे भी बलेनो ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि व्हीकल ड्रैग कर रहा हो या परफॉर्मेंस में कुछ इशू हो। तो आप में से एक यूज़र ने हमसे पूछा था कि कोई ऐसा ब्रेकडाउन हुआ रोड के बीच में जिसमें कि आपको व्हीकल के सर्विस या व्हीकल के मेंटेनेंस के लिए आपको कुछ अलग पे करना पड़ा या स्पेंड करना पड़ा। तो देखिए बलेनो ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया रोड के बीच में, कहीं ये ब्रेकडाउन नहीं हुआ। सिर्फ जब हम ले से हानले जा रहे थे तो बारिश के चलते माउंटेन फॉलिंग एरिया से जब हम क्रॉस कर रहे थे, रोड के बीच में एक पत्थर पड़ा हुआ था। हमें लगा कि हम क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल आके इंजन का जो कवर था उसमें जाके वो टकरा गया, जिससे कि इंजन कवर जो है वो डैमेज हो गया था। बैंगलोर आने के बाद जब सर्विस के लिए लेके गए तब फिर उसको सर्विस पे उसको चेंज किया। इसके अलावा व्हीकल का कहीं कुछ एक्स्ट्रा खर्च नहीं लगा। इन्फ्लेमेटर साथ में रख लिया था, कहीं अगर पंचर होता है तो वो रोड के बीच में हम यूज़ कर सके। तो पंचर, क्योंकि ट्यूबलेस टायर है तो पंचर अगर होता भी है तो हम ईजिली नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बाद पंचर ठीक कर सके। हाउ मच डिड यू स्पेंड पर नाइट ऑन स्टे? तो देखिए हमने जो रहने का एक बजट सेट किया था कि हम होटल जो देखेंगे वो 2000 से लेके 3000 का रेंज रखा था। तो हमारा कोशिश यही था कि जहाँ रुके एटलीस्ट इस बजट में हमको होटल मिल जाए। लेकिन प्राइमरी प्रेफरेंस यह था कि हम सिटी के बीच में रहे, जहाँ पे थोड़ा क्राउड रहे, क्योंकि फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। तो हाईवे के आसपास रहने से ये फ़ायदा रहता है कि नेक्स्ट डे के जब आप ट्रैवल करेंगे तो आप हाईवे ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहला एनालिसिस ये था कि जिस जगह पे हम रुकेंगे, जहाँ तक कि हमने प्रिपरेशन लिया था, उस जगह हम या तो ये डिसाइड कर लिया था कि हम एयरबीएनबी लेंगे या होटल में रुकेंगे। उस हिसाब से हमने कुछ होटल्स और कुछ एयरबीएनबी पहले से सिलेक्ट करके रखे थे, और फिर ऑन द फ्लाई जब हम ट्रैवल कर रहे थे उस बीच हम जहाँ तक पहुँच पाए जिस डेस्टिनेशन तक, उसके हिसाब से फिर हमने होटल्स बुक किए। तो होटल्स बुक करने के लिए भी एयरबीएनबी हमने लिया, कभी हमने गूगल से सर्च किया। गूगल पे आप ड्रैग करेंगे, ब्राउज करेंगे, तो आप जब जूम आउट करेंगे गूगल पे तो आपको उस लोकेशन पे सिटी के बीच में सारा होटल दिखा देगा अलग अलग प्राइस रेंज पे। आपको मेक माई ट्रिप, यात्रा.com, जहाँ पे भी जिस प्लेटफॉर्म पे आपको सस्ता मिले वहाँ से आप बुक करेंगे। हमने भी यही किया था। बजट हमारा था 2000 से लेके 3000 के बीच। लेकिन हर जगह तो ऐसा हुआ नहीं, कहीं पे हमें बहुत कुछ ज़्यादा रेंज का मिला, जहाँ पे जैसे पठानकोट जब हम आए तो कुछ ज़्यादा रेट का मिल गया, और कभी हम जो रेंज सेट किया था उससे भी कम का मिला। जैसे कि लेह में हम रुके थे तो वहाँ पे हमने 1200 रुपये पर डे के हिसाब से होम स्टे लिया था। होटल वर्सेस होम स्टे विच इज़ बेटर? तो देखिए हमारा मानना ये है कि जब आप हिमालयस ट्रैवल कर रहे हैं या किसी भी दूसरे स्टेट या कल्चर पे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो होम स्टे में रहना ज़्यादा बेटर है। उससे क्या होगा कि आप उस जगह के कल्चर को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के खाने के स्टाइल को, वहाँ के रहने के स्टाइल को बहुत अच्छे से पहचान पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। आप होटल में रहेंगे तो वो इज़ इक्विवेलेंट टू यू आर स्टेइंग इन ए ओन सिटी इन ए डिफरेंट होटल। तो हमारे हिसाब से हम पहले प्रेफर करते हैं कि हम होम स्टे ले। अगर उस जगह पे एयरबीएनबी या होम स्टे कुछ नहीं मिले तो फिर हम होटल की तरफ आगे जाते हैं, और बेनिफिट ये रहता है कि होम स्टे थोड़ा चिपर रहता है कंपैरेटिवली होटल के। मोस्ट एक्सपेंसिव स्टे वर्सेस चीपेस्ट स्टे? देखिए चीपेस्ट स्टे में आप जितना जाएंगे क्वालिटी थोड़ा डाउन होता चला जाएगा, थोड़ा हाइजीन और सेफ्टी भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। तो अगर हमने जो वो बजट रखा था 2000 से 3000 के बीच में, ये ऐसा सेगमेंट है जो मिडिल क्लास इजीली अफोर्ड कर पाता है। तो इस रेंज में अगर हम होम स्टे लेंगे तो वो थोड़ा सेफ होगा, क्लीन होगा, अच्छे से मेंटेन्ड होगा,
और अगर ऑनर साथ में रहते होंगे तो वो और प्लस पॉइंट है। आप वहाँ के ऑनर के साथ, वहाँ के लोगों के साथ आप अलग अलग तरह से बात कर पाएंगे और फिर वहाँ के कल्चर को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो महंगा हो ये ज़रूरी नहीं है। ट्रैवल पे जब आप ऑन द रोड बढ़ रहे हैं तो चीपेस्ट होटल भी अगर आपको अच्छा मिल रहा है, साफ़ सुथरा आपके क्राइटेरिया के हिसाब से, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो था एक व्यूअर ने दिया था, हाउ डू यू मैनेज योर ऑफिस। तो आंसर यही है, देखिए मोस्ट ऑफ द ट्रैवल्स वी डिड ऑन हॉलीडेज़ और वीकेंड्स, और वीकडेज़ में हमने ये कोशिश किया कि हम जहाँ भी रहे, जिस होम स्टे पे रहे, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो ताकि हम ईजिली वहाँ से ऑफिस कनेक्ट कर सकें। तो रिमोटली भी हम ऑफिस हमने किया। हाँ, हालांकि हिमालयज़ में आपको इंटरनेट उस तरह का नहीं मिलेगा जैसे कि आप एक्सपेक्ट करेंगे प्लेन्स में, लेकिन हाँ हमने ऐसे स्टेज सेलेक्ट किए जहाँ पे कि इंटरनेट का कनेक्शन अच्छा हो और वहाँ से हम इजीली ऑफिस कनेक्ट कर सकें। डेली फूड कॉस्ट पर पर्सन, तो देखिए 36 डेज़ का हमारा ट्रिप था जिसमें कि हमने अलग अलग जगह, अलग अलग सिटीज़ में हमने स्टे लिया। जब हम प्लेन्स में थे तो कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा था, और जब हम हिमालय पहुँचे, लद्दाख रीजन में, तो वहाँ पे कॉस्ट थोड़ा कम था क्योंकि वहाँ पे खाने का जो ऑप्शन था वो थोड़ा कम था। या तो आप आलू पराठा, मैगी, ठीक है, या मोमोज, इस पे आप रिलाई करेंगे तो उसका कॉस्ट थोड़ा कम था और प्लेन्स में थोड़ा ज़्यादा। तो 36 डेज़ के ट्रिप में हमने 23,000 रुपीज़ स्पेंड किया फूड के ऊपर। उसमें 17 डेज़ इंक्लूडेड था जो कि हमने लेह में स्टे किया था, और वो फूड का भी एक्सपेंस इसमें इंक्लूडेड है। आप में से एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, एनी फूड मिस्टेक्स दैट इंक्रीज्ड योर कॉस्ट। तो देखिए ऐसा कुछ लगा नहीं हमको। अमृतसर में हम रुके थे अब इसीलिए कि हम ताकि हम वहाँ पे पंजाब का जो फूड है तो वो एक्सप्लोर कर सकें। तो अमृतसर में हम 4 दिन रुके, तो चारों दिन में हम अलग अलग तरह के खाना, अलग अलग तरह के कुजिन्स वहाँ पे ट्राई किए। तो वहाँ पे हमने थोड़ा ज़्यादा स्पेंड किया फूड पे, लेकिन हर एक पैसा जो वहाँ पे हमने खर्च किया वो वर्थ था। तो हमें ऐसा लगा नहीं कि कहीं पे हमने खाने के पीछे ज़्यादा खर्च कर दिया। तो अब आते हैं परमिट पे। परमिट आप कैसे लेंगे और परमिट का क्या खर्च पड़ेगा, ऑफलाइन मिलेगा या ऑनलाइन मिलेगा। देखिए परमिट पर पर्सन 400 रुपीज़ है, और एक परमिट 14 डेज़ के लिए वैलिड रहता है। अगर आप उसको फिर एक्सटेंड करना चाहें तो आप 1 रुपये दे के नेक्स्ट 14 डेज़ के लिए फिर आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है। आप ऑनलाइन डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, आपको साथ उसको अप्लाई करने के बाद आपको जस्ट 5 मिनट के अंदर आपको परमिट मिल जाएगा। आप चाहे तो लेह मजिस्ट्रेट ऑफिस में भी जाके आप परमिट ले सकते हैं ऑफलाइन, लेकिन जब इंटरनेट आपको मिल रहा है लेह में और ईजिली आप ऑनलाइन कर सकते हैं तो बेटर है आप ऑनलाइन बुक कर ले और परमिट ले लें 14 डेज़ के लिए। और इनर लाइन लेने पे आप नुब्रा, पैंगोंग और हानले और साथ में सो मोरिरी एक्सप्लोर कर पाएंगे। लेह के लिए आपको कोई इनर लाइन परमिट नहीं लगेगा और आप फ्रीली लेह घूम सकते हैं बिना इनर लाइन परमिट के। तो पर पर्सन 400 रुपीज़ फॉर 14 डेज वैलिडिटी, 1 रुपीज़ आफ्टर 14 डेज टू एक्सटेंड इट फॉर अनदर 14 डेज। सो डू वी हैव एनी हिडन चार्जेस अदर देन दिस। देखिए आप लेह मार्केट जाएंगे तो आप शॉपिंग करेंगे, बहुत अच्छे वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, अलग अलग जगह के आपको वहाँ के लोकल फूड मिलेंगे, वहाँ के लोकल आइटम्स मिलेंगे, तो आप शॉपिंग पे वहाँ पे खर्च करेंगे। अमृतसर जाएंगे तो अमृतसर पे आप खर्च करेंगे, तो वो आपका मिसलेनियस में ऐड हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस नहीं है। मोनेस्ट्री आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको टिकट चार्ज लगेगा 50 रुपीज़, 100 रुपीज़। इसके अलावा और कोई हिडन चार्जेस नहीं है लेह लद्दाख में ट्रैवल करने के लिए। एक क्वेश्चन हमेशा सबके दिमाग में रहता है कि जब हम लेह लद्दाख ट्रैवल करेंगे तो साथ में हमको ऑक्सीजन सिलेंडर रखना है कि नहीं, साथ में कोई मेडिसिन रखना है कि नहीं। तो देखिए अगर आप लेह में सफिशिएंट टाइम रेस्ट ले लिया है, आपने 2-4 दिन आपने ईज़िली वहाँ पे बिता लिया है और आप वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से आप सेटल हो गए हैं, तो उसके बाद आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तब भी आपको लगता है कि आपको मेडिसिन लेना है AMS के चलते, तो आप लेह में ले सकते हैं पहुँचने के बाद। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप लेह में आके सफिशिएंट टाइम रेस्ट करें बिना दौड़ भाग किए। प्लान नहीं करेंगे कि आप खरदुंगला चले जाए और नुब्रा चले जाए, पैंगोंग चले जाए, हानले चले जाए लेह उतरने के अगले दिन। 1 या 2 दिन आप बिल्कुल बैठिए चुपचाप, कुछ मत कीजिए, खाइए, वहाँ का इन्वायरमेंट एंजॉय कीजिए, और उसके बाद जब आपका बॉडी रेडी हो जाए 2 दिन के बाद, तब आप आगे के लिए प्लान कीजिए। इसके अलावा आपको कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लगेगा नहीं, लेकिन आप चाहे तो अमेज़ॉन पे ईजिली 1200-1500 रुपये का छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है,
फॉर इमरजेंसी पर्पस आप उसको अपने साथ अपने गाड़ी में रख सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था, आपने शॉपिंग पे कितना खर्च किया? तो देखिए, शॉपिंग इस रूट में आपको जो मिलेगा वो होगा अमृतसर अगर आप जाते हैं, उसके बाद श्रीनगर, और श्रीनगर के बाद ले। इसके अलावा और वैसे कुछ शॉपिंग पॉइंट्स है नहीं, लेकिन आप जहाँ जाएंगे कुछ तो खर्च करेंगे, सोवेनियर वहाँ का लेंगे। तो इस कंप्लीट जर्नी में हमने अपना शॉपिंग मैक्सिमम अमृतसर, श्रीनगर और ले में किया। तो शॉपिंग पे हमने टोटल 18,000 रुपीज़ के आसपास खर्च किया, जिसमें मिसलेनियस कॉस्ट भी एडेड है, छोटे मोटे खर्चे जो कि ऑन द वे पे ट्रैवल के दौरान हमने लगाए, तो वो भी 18,000 में इंक्लूडेड है। एनी मेडिकल इमरजेंसी कॉस्ट, तो देखिए कुछ भी आप कहीं भी आप जाए आपको मेडिकल इमरजेंसी हो ही सकता है, चाहे वो ले हो या कोई भी टूरिस्ट प्लेस हो। तो उसके लिए भी आप कुछ फंड या कुछ एक्सपेंसेस अपने साथ रखें, उसको ऐड करके रखें, ज़रूरत पड़ने पे आपको कहीं भी लग सकता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमेशा लेह लद्दाख में, कैश वर्सेस यूपीआई। वहाँ पे क्या है कि आपको नेटवर्क सिर्फ वहीं का मिलेगा, मीन्स आपको सिम जब आप जम्मू इंटर करेंगे, आपका सिम यहाँ का अगर प्रीपेड है बाहर का, तो वो वहाँ पे चलेगा नहीं, आपको वहाँ का सिम लेना पड़ेगा। और एक बार आप सिम ले लिया और वहाँ पे अगर सिग्नल है तो आप यूपीआई ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ले में आपको इंटरनेट ईजिली मिल जाएगा हर जगह। आप नुब्रा जब जाएंगे, नुब्रा में भी आज के दिन में हुंडर तक आपको इंटरनेट मिल जाएगा, हर एक होमस्टे में इंटरनेट है, और मोस्टली यूपीआई हर जगह चल जाता है। लेकिन छोटे छोटे स्टॉल्स जहाँ पे आप ट्रैवल करेंगे, तो लेह लद्दाख में आप हमेशा अपने साथ कुछ कैश ज़रूर रख लें। व्हीकल ब्रेकडाउन भी हो सकता है, जहाँ पे कि आपको कोई अगल बगल दुकान ना मिले, इंटरनेट ना मिले, और जहाँ पे यूपीआई या वो ऑप्शन ना रहे, तो बेटर है कि आप लेह लद्दाख रीजन में जब ट्रैवल कर रहे हैं तो कैश कुछ हैंडी ज़रूर रखें। साथ में अगर यूपीआई मिल रहा है तो वो बेस्ट है, लेकिन कैश इज़ प्रीफर्ड इन लेह लद्दाख रीजन। आपने पूछा था क्या ये ट्रिप स्पॉन्सर्ड है, तो आंसर है यस, इट वाज स्पॉन्सर्ड, लेकिन उसका स्पॉन्सर हमने खुद किया था। हमारे जो भी सेविंग्स थे उसको हमने पिछले 1 साल से इस ट्रिप के लिए बचा के रखा था, ताकि हम बेंगलोर टू लद्दाख ट्रिप, जो कि एक ड्रीम ट्रिप था हमारा, उसको कर सके। सिम रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए थे, हमने पूछा भी था। जैसे ही हम जम्मू इंटर किए हमारा सिग्नल चला गया था, और फिर हम जब कारगिल पहुँचे तब हमने वहाँ से लोकल सिम लिया। तो जी हाँ, पोस्टपेड सिम वहाँ पे चलता है, अगर आप यहाँ से कैरी करके लेके जा रहे हैं। प्रीपेड सिम आपका नहीं चलेगा, जम्मू इंटर करते ही सिग्नल चला जाएगा, और या तो आपको जम्मू में या श्रीनगर या कारगिल या लेह लद्दाख पहुँचने के बाद आप वहाँ का लोकल सिम लेंगे, और वही सिम लेके आप पूरे लेह लद्दाख रीजन में ट्रैवल करेंगे। BSNL का सिम बेस्ट है, लेकिन अगर आपको BSNL नहीं मिल रहा है, किसी किसी जगह पे आपको एयरटेल भी मिलेगा और किसी किसी जगह पे जियो भी मिलेगा। हमने जियो का सिम लिया था, हानले में 0 सिग्नल था, नुब्रा वैली में फिर भी सिग्नल था, और लेह में तो फुल सिग्नल था और इंटरनेट भी चल रहा था। तो हाँ, लोकल सिम वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा ड्यूरिंग द ट्रैवल ऑफ लेह लद्दाख रीजन। देखिए, आप लेह लद्दाख रीजन में जब भी ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो वहाँ के फूड और कल्चर को आप ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए। लेह लद्दाख में आपको लेह मार्केट में बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जहाँ पे कि आपको लोकल कुजीन जैसे एप्रिकॉट पाई, एप्पल पाई, वहाँ के पेस्ट्रीज़, वहाँ के बने हुए हैंडमेड ब्रेड्स, तो ये आपको मिलेंगे वहाँ पे। तो आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ के लोकल कल्चर को समझिए। जितना दिन आप वहाँ पे रुकेंगे आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि घर से आप बहुत दूर आए हुए हैं। हम भी जब वहाँ से रिटर्न आ रहे थे तो हमें लग रहा था कि शायद हमारा भी यहाँ पे घर हो, और अब वहाँ पे हम नोरबुरी होमस्टे में रहने के बाद हमें ऐसा फील होता है कि वो एक हमारा सेकंड होम है। और जब भी हम अब लेह लद्दाख ट्रैवल करेंगे, वहाँ जाके 1 महीना हम रहेंगे और वहीं से हम रिमोटली काम करेंगे। तो ये फैसिलिटी हमें लेह लद्दाख में मिल जाता है। आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ही पूछा था, आप दोनों क्या करते हैं? देखिए, हम लोग दोनों कॉर्पोरेट मजदूर हैं, 9 to 5 बोलते हैं जॉब है, लेकिन 9 to 5 है नहीं, ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ता है। तो फैसिलिटी थोड़ा ये मिल जाता है कि अगर हम चाहें तो रिमोटली कनेक्ट कर सकते हैं अगर इंटरनेट है। ऑफिस जाना भी ज़रूरी है, मैंडेटरी है, लेकिन लिमिटेड डेज। तो बाकी के जो दिन रहते हैं वो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं ट्रैवल के दौरान कि ऑफिस भी जाना हो जाए और बाहर घूमते हुए ऑफिस का काम भी हो जाए। तो इसी तरह से हम अलग अलग डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने का कोशिश करते हैं। बेंगलोर से नियर बाई लोकेशन के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह के लॉन्ग टूर्स अगर रहे तो फिर अच्छे से मैनेज करना पड़ता है, जो कि हमने 1 साल लगाया ऑन पेपर इसको कैलकुलेट करके मैनेज करने में।
तो आप भी इसी तरह के प्लान कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको अच्छे से हॉलीडे वाइज डिवाइड करना पड़ेगा ताकि आपका ड्राइव ईजी हो सके, और साथ में कुछ बैकअप डेज रख ले ताकि एक दिन अगर आपका कहीं बीच में वेस्ट हो जाए या थक जाए, आप ड्राइव ना कर सके, तो आप उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ बैकअप प्लान आपका ज़रूर रहे। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हाउ टू प्लान योर ट्रिप। देखिए, एक दिन के ट्रैवल में आप टारगेट कीजिए, जब प्लेन्स में है तो 600 किलोमीटर्स के आसपास आप टारगेट कीजिए, और जब आप हिमालयस माउंटेन टेरेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो 200 to 300 किलोमीटर इज़ मोर देन एनफ। और कहीं पे आपको टोटल स्मूथ ड्राइव मिलेगा, रोड बहुत कंडीशन बहुत अच्छा रहेगा, और कहीं पे फिर रोड आपको बहुत ख़राब मिलेगा। नागपुर से आगरा का स्ट्रेच बहुत ख़राब था, और फिर हमारा क्या रहता है कि रात में पहुंचने के बाद फिर से डेटा निकाल के लैपटॉप में डालो, फिर नेक्स्ट दिन के लिए फिर से डेटा क्लीन अप करो, गैजेट्स चार्ज करो, तैयार करो, तो उसके लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट दिन का जब हम ड्राइव स्टार्ट करते हैं तो सुबह टारगेट करते हैं कि 7 बजे कि 8 बजे निकल जाए, लेकिन गैजेट तैयार होते होते हमारा एनी हाउ 10 बज जाता है, और नेक्स्ट उस दिन का ट्रैवल जो है, वो डिस्टेंस जो हम टारगेट किए रहते हैं 600, 700, 800 किलोमीटर्स, वो घट के 500, 400, 550 किलोमीटर्स रह जाता है। तो ये हमारा प्रॉब्लम हो जाता है गैजेट्स के चलते, और थोड़ा सा एडिटिंग का भी साथ में चलते रहता है, डेटा बैकअप करना है, रिकवर करना है डेटा अगर कुछ क्रैश कर गया, और अगर आप बीच में रुक जाते हैं, ड्रोन उड़ाते हैं, तो ड्रोन पे एनी हाउ आधे घंटे तो आप कहीं नहीं जा रहे आपके, आप गैजेट सेट कीजिएगा, ड्रोन उड़ाइएगा, और फिर उसका वीडियो कैप्चर करके लाके फिर से गाड़ी पे रेडी होइएगा और फिर आगे बढ़िएगा। तो ये ट्रैवल टाइम में ऐड हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप रोड ट्रिप पे हैं और आपको ये सब पे ध्यान नहीं देना है, तो आप इजीली 600 किलोमीटर्स प्लेन पे पर डे प्लान कर सकते हैं, और जब आप माउंटेन रेस पे चढ़ेंगे तो 200 to 250 किलोमीटर्स आप टारगेट कर सकते हैं इन ए सिंगल डे ट्रैवल। और साथ में बीच बीच में जहाँ भी आपको स्पॉट्स मिले, जहाँ पे कि आप रुक के जिस जगह को देखना चाहे, जैसे जोजिला वार मेमोरियल, जोजिला टॉप, कारगिल वार मेमोरियल, तो ये जगह आप रुकेंगे, रुक के आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आप ईजिली हाथ में 6 से 8 घंटे का ड्राइव रखें, ताकि आप ड्राइव को भी इंजॉय कर सके और जगह में जहाँ जहाँ आप रुके उस जगह को एक्सप्लोर कर सके। व्हीकल में स्पेयर पार्ट्स आपको रखने हैं कि नहीं? देखिए, लेह में आपको मोस्टली हर तरह का स्पेयर पार्ट्स मिल जाएगा, लेकिन बैटरी चार्जर साथ में इन्फ्लेमेटर गाड़ी में आप ज़रूर रख लीजिए, ताकि आपके बीच में कहीं गाड़ी पंचर हो गया तो एटलीस्ट फिर से हवा फिल करके लेह तक एटलीस्ट पहुंच सके। क्योंकि लेह के बाहर निकलने के बाद नुब्रा, हानले, पैंगोंग में आपको इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, और जब एक बार आप हानले और सोमोरिरी जाएंगे तो वो टोटल आउटस्कर्ट और ऑफबीट लोकेशन है, जहाँ पे कि आपको लोग ही नहीं दिखेंगे। आप कंटिन्यूस ट्रैवल करते हुए रहेंगे, लेकिन एक गाड़ी सामने से आएगी तो वो भी 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे के बाद। तो बहुत ही ऑफबीट लोकेशन है। तो स्पेयर पार्ट्स जितना मिनिमल हो सके आप साथ में कैरी कर लीजिए, ताकि ऑन रोड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप खुद से अपना हेल्प कर सके। एक क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार पूछा था, क्या इंटरनेट कनेक्शन लेह लद्दाख में मिलता है? तो जी हाँ, देखिए, लेह सेंटर ऐसा है जहाँ पे कि आपको इंटरनेट ईजिली मिल जाएगा। लेकिन हाँ, पहाड़ों में आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि जो फैसिलिटी, जो इंटरनेट स्पीड आपको प्लेन्स में मिलते हैं या आपके सिटी में मिलती है, वो आपको लेह में मिल जाएगा। अगर कभी मौसम ख़राब हो गया, हेवी स्नो हो गया या बहुत बारिश हो गई, तो हो सकता है इंटरनेट कटा हुआ भी मिले आपको। हमारे 17 डेज़ के स्टे के बीच में ऐसा बहुत समय हुआ जब बहुत बारिश हो रही थी और कंटिन्यूस 2-3 दिन इंटरनेट नहीं था। तो आपको वो भी बैक ऑफ द माइंड लेके ट्रैवल करना पड़ेगा लेह लद्दाख में। अगर आप सोच रहे हैं कि वहाँ स्टे करके आप ऑफिस करेंगे, तो आप ये भी प्लान करके चले ऑल्टरनेट कि अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो आप 2 या 3 दिन विदाउट ऑफिस वहाँ रह सके। ये बहुत ज़रूरी है। आप में से एक ने पूछा था, हाउ वाज द रिटर्न जर्नी? देखिए, रिटर्न जर्नी तो हमेशा ख़राब रहता है। आप चाहते हुए भी वापस नहीं आना चाहते, और ऐसे जगह से जो कि आपके दिल के बहुत पास है। हिमालय आप जितने बार भी जाएंगे आपको लगेगा कि कम है। तो हमेशा यस, रिटर्न जर्नी इज़ ऑलवेज पेनफुल। हमें भी बहुत ख़राब लग रहा था, लेकिन हमने दूसरा रूट लिया उस बार। हम एक्सप्रेस हाईवे कनेक्ट करते हुए, कोटा होते हुए, औरंगाबाद होते हुए बेंगलोर वापस आए। लेकिन हाँ, बहुत ही दुखदायक था जब हम रिटर्न आ रहे थे फ्रॉम लेह लद्दाख टू बेंगलोर। हमारे एक व्यूअर ने कंटिन्यूस हमें कमेंट किया था कि आप जहाँ जा रहे हैं अलग अलग खाना ट्राई कीजिए, वहाँ के लोकल कुजिन्स ट्राई कीजिए। देखिए, इस ट्रिप में तो हमें थोड़ा मिस हो गया वो चीज़, लेकिन हाँ, कमिंग सीरीज़ में हम जहाँ भी ट्रैवल करेंगे ये दिमाग में ज़रूर रखेंगे कि वहाँ का जो लोकल कुजीन है, लोकल फूड है, उसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। कल्चर तो हम एक्सप्लोर करने का कोशिश किया है और आपको भी दिखाने का कोशिश किया है हमने, लेकिन हाँ, फूड के बारे में थोड़ा और डीपली जाएंगे और थोड़ा और क्लोजली आपको दिखाने का कोशिश करेंगे अपकमिंग सीरीज़ से।
तो सारे क्वेश्चंस के एंड में फाइनल क्वेश्चन अब ये आता है कि पूरे ट्रिप में हमने कितना खर्च किया। तो पूरे ट्रैवल में 45,000 जो कि फ्यूल का था, उसमें 70,400 स्टे, फूड पे हमने 23,000 रुपीज़ स्पेंड किया, टोल जिस पे कि 9,000 रुपीज़ स्पेंड किया, जिसमें कि 3,000 का एनुअल पास इंक्लूडेड है, परमिट पे 900 रुपीज़ और रेस्ट शॉपिंग और मिसलेनियस में 18,000 रुपीज़। तो हमारे पूरे ट्रैवल का खर्च पड़ गया 1,66,500 रुपीज़, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1,70,000। तो अब इस वीडियो के एंड पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। आप इन क्वेश्चंस का आंसर अपने हिसाब से ज़रूर दीजिए। अगर आप इस तरह के रोड ट्रिप कर रहे हैं तो क्या आप बजट ट्रिप प्रेफर करेंगे या लग्जरी ट्रिप प्रेफर करेंगे? सोच के इसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा हमने पूरे कंप्लीट रोड ट्रिप पे हर एक दिन का एक वीडियो बनाया। टोटल सीरीज़ में 19 वीडियोस थे। क्या ये वीडियो थोड़े ज़्यादा लेंदी थे और काउंट थोड़ा ज़्यादा था? क्या आपको लगता है कि 2 दिन का वीडियो या 3 दिन का वीडियो क्लब करके एक साथ डालना चाहिए था? आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। उस हिसाब से हम अगले सीरीज़ में वीडियो उसी तरह से एडिट करके, उस तरह से छोटा करके या बड़ा करके और डिटेल वीडियो या और शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। और आखिरी सवाल ये रहेगा कि अगर हम दोबारा इसी जगह जाए तो इस बार हम क्या डिफरेंट करें, क्योंकि लद्दाख ऐसा है कि आपको हर सीज़न में बिल्कुल अलग लगेगा। तो अगले बार अगर जाते हैं तो क्या डिफरेंट एक्सप्लोर करते हैं लद्दाख जाने के बाद, आप हमें ज़रूर बताइए। तो ये वीडियो आप यहीं एंड करते हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, ट्रैवलर्स हमें अपने पहले वीडियो से फॉलो करते हुए आए और लास्ट वीडियो तक हमको सपोर्ट करते रहें। हम बहुत थैंकफुल हैं उनके, जिन्होंने हमें ट्रस्ट किया, हमको फॉलो किया, और हम चाहते हैं कि हमारे आगे की फ्यूचर जर्नी में भी आप हमारे साथ रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। बहुत जल्दी मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। इस बार ज़रूर नहीं कहेंगे, सफ़र जारी है, लेकिन जी हाँ, बहुत जल्दी एक नए ट्रैवल सीरीज़ के साथ दोबारा वापस आएंगे। देखते रहिए, मिलते हैं जल्दी आपको एक नए ट्रैवल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।